हम लोग जो साउंड का हम लोग का जो क्लास चल रहा है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बीट्स और डॉपलर इफेक्ट। जो हमारा पिछले लेक्चर में हम लोग स्टैंडिंग वेव वगैरह पढ़ चुके थे, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो कि साउंड में जो है तुमको बीट्स एक फिनोमिनन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा होगा तुमको इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो डॉपलर इफेक्ट होगा, तो इसकी चर्चा हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। और आई होप कि ये जो तुम्हारा जो थ्योरी का होगा, जो फिजिक्स का हमारा क्लास 11 का आज थ्योरी का लास्ट क्लास होना चाहिए। उसके बाद जो भी जो जे एडवांस या उसके लिए जो कि डिफ़िकल्टी लेवल के जो भी वीडियोज होंगे वो बनाए जाएंगे। और तुम क्लास 12 के जितने भी लेक्चर हैं सारे राइट टू ऐप पर अपलोड हैं, तुम उस पर से अपना क्लास 12 के प्रिपरेशन भी कर सकते हो। जेई मेंस, एडवांस या नीट, इन सबों के प्रिपरेशन के लिए भी तुम हमसे ऐप के माध्यम से कभी भी संपर्क भी, पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए। तो आज का जो टॉपिक हमारा है बीट्स। ये क्या है? जब दो तुमको साउंड सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी लगभग सिमिलर हो बट नॉट सिमिलर, सिमिलर नॉट सेम, सिमिलर का मतलब जस्ट डिफर बाय सम हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ डिफर करे तो उसके साउंड में कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसमें इंटेंसिटी में उतार चढ़ाव होगा। वैक्सिंग एंड बैनिंग कहते हैं उसको इंग्लिश में। मतलब कभी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का मतलब हो गया, इंटेंसिटी से आपको उसकी लाउडनेस बढ़ जाएगी, आवाज़ तेज सुनाई पड़ेगा। फिर क्या होगा, घटते हुए आवाज़ तुरंत क्या होगा, डाउन होगा, फिर अप होगा। इस तरह से पर सेकेंड तुमको एक मतलब वैक्सिंग एंड बैनिंग ऑफ वेव्स तुमको सुनाई पड़ेगा। कब? जब दो साउंड सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी लगभग इक्वल हो, नॉट वेरी मच डिफरेंट, तो उसमें देखा यह जाता है कि उसका जो भी तुमको जो है उसकी जो उसके जो आवाज में जो है उसकी जो आवाज का लाउडनेस, मतलब आवाज का जैसे तेज सुना, लाउडनेस से मतलब होता है कि जैसे आवाज कोई तेज सुनाई पड़ता है, दूर से आवाज आता है तो कम सुनाई पड़ता है, उसकी लाउडनेस घट गई, इंटेंसिटी कम हो गई। मतलब किसी साउंड का जैसे कि 2-3 फैक्टर हैं जो उसके हम लोग साउंड का, एक साउंड का होता है पिच, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। जैसे कि फीमेल वॉइस का पिच अधिक होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है मेल वॉइस से, तो दैट इज पिच। दो साउंड को डिस्टिंग्विश होता है। एक था इंटेंसिटी, उसकी लाउडनेस कितनी है, जो जितना तेज आवाज सुनाई पड़ेगा और एक कम सुनाई पड़ेगा, दूर से आएगा तो उसकी इंटेंसिटी स्क्वायर के अनुसार घटती है। तो I प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है, और जिसको हम लोग डेसिबल स्केल में मेजर करते हैं। जहां तक इसकी चर्चा तो एनसीईआरटी बुक में नहीं की गई है। जैसे डेसिबल स्केल में अगर देखोगे तुमको एक फॉर्मूला है डेसिबल स्केल जो एनसीईआरटी बुक में है, 10 × log 10 I/I0। ये तुमको इंटेंसिटी तुमको ये इस रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, इसको डेसिबल स्केल कहते हैं। इसको डेसिबल स्केल है तुम्हारा, ये इंटेंसिटी को मेजर करने का है। ये तुमको एनसीईआरटी बुक में तुमको दिया हुआ है, इसे एनसीईआरटी बुक में, ये सिलेबस में तो नहीं है ये, इसलिए इसकी चर्चा भी हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये हो गया, आई हो गया इंटेंसिटी। और दूसरी बात कहते हैं इंटेंसिटी कभी भी डिस्टेंस जैसे से बढ़ता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इंटेंसिटी पावर से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड चीज है, और इसको जो मेजर करता है जो क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। एक हुआ तुमको आवाज का, ये क्या हुआ तुम्हारा, जैसे क्वालिटी में एक लाउडनेस एक होता है, दूसरा आता है जैसे पिच कहते हैं, पिच दैट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है ये। फीमेल वॉइस का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है तो उसकी पिच ज्यादा है, जो कि हम लोग डॉपलर इफेक्ट में पढ़ेंगे तो उसमें पिच चेंज होता हुआ दिखेगा, उसके फेनोमेनन को हम लोग जब पढ़ेंगे। तीसरा होता है क्वालिटी ऑफ वेव फ्रंट, मतलब एक ही टाइप का अगर साउंड का लाउडनेस हो, पिच हो, तो भी उसकी हो सकती है कि उसकी क्वालिटी अलग अलग हो। वेव फ्रंट क्या, क्वालिटी ऑफ वेव फ्रंट, ये 3 फैक्टर होते हैं किसी साउंड को अलग अलग सुनने में। अलग अलग कोई साउंड क्यों, क्या, किस किस चीज में हो सकते हैं, क्वालिटी ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के ये क्वालिटी में फर्क होता है। ये 3 तरह के होते हैं, मतलब कि एक तो हो सकती है उसकी आवाज तेज सुनाई पड़ता है, कम सुनाई पड़ना, उसकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, एक उसकी क्वालिटी ऑफ वेव फ्रंट कैसा होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये 3 होते हैं फैक्टर क्वालिटी को डिसाइड करने के। तो खैर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे थे, इंटेंसिटी जो होगा, क्या कह रहे थे, फिर से इसको अगर रिमाइंड करें, जब दो साउंड सोर्स एक ही जगह पर प्ले किए जा रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है साउंड की, वह अप एंड डाउन होते जाएगा, कम ज्यादा हर सेकेंड में वो क्या होता है, अप डाउन होते रहेगा। इट इज कॉल्ड बीट्स। और एक सेकेंड में जितने अप डाउन सुनाई पड़ेंगे दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो पहले लिख लेते हैं डिफिनेशन, उसके बाद हम लोग इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट से भी इसको देखते हैं। हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन के आधार पर इसको देखेंगे। व्हेन टू साउंड सोर्सेस
when two sound sources of nearly equal frequency, not equal, nearly equal frequency played the waxing and waning, द वैक्सिंग मतलब हाईएस्ट होना एंड वैनिंग मतलब लोएस्ट मतलब मिनिमम, वैनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज ऑब्जर्व्ड इट इज कॉल्ड बीट, इस फेनोमेनन को हम लोग बीट कहेंगे। जब तुमको the number of waxing and waning per second is called beat frequency, per second number of waxing and waning takes place per second is called beat frequency कहलाएगा ये बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है तो होता है तुमको, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ frequency of the two waves, difference of frequency of two waves, two sound waves की जो फ्रीक्वेंसी उसके डिफरेंस के इक्वल होता है। तो जैसे इसको हम लोग अगर इसको हम लोग देखना चाहें, ये तुम्हारा ये तो रिजल्ट हो गया जिसको हम लोग अभी प्राप्त भी कर सकते हैं। लेट टू साउंड सोर्सेस has angular frequency omega 1 and omega 2. Their equation can be written as S1 equals to a cos omega 1 t लिख सकते हैं, साइन में भी लिख सकते हैं, और S2 is equal to a cos ओमेगा 2t। तो ये तुम्हारा हो सकता है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम लिया गया, और S1 S2 जैसे हम लोग जो स्ट्रिंग का वेव लेते थे उसमें y माना करते थे जब x डायरेक्शन रहता था, लेकिन इसमें तुमको सेम ही डायरेक्शन में दोनों जाएगा, इसलिए s माना गया इसको। आफ्टर इंटरफेरेंस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो S इक्वल्स टू a cos ओमेगा 1t, ए स्मॉल नहीं कैपिटल में लिखे हम लोग, a cos ओमेगा 1t प्लस a cos ओमेगा 2t। तो S इक्वल्स टू क्या हो गया, a cos ओमेगा 1t प्लस cos ओमेगा 2t, cos c प्लस cos d इसमें लगा सकते हैं, जो फॉर्मूला है तुम्हारा ट्रिकोमेट्री का। तो ये जो है 2a cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, और एक होगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और एक तुमको ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 इंटू टी। ये तुम्हारा होगा। तो ये जो तुम्हारा है, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये तुम्हारा 2a, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो हो गया, दोनों का एवरेज हो गया। इसको कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी हो गया ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बजाय उसकी फ्रीक्वेंसी आपको ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, ओमेगा 1 प्लस फ्रीक्वेंसी तुम्हारा जो होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव जो तुम्हारा होगा, ये ओमेगा 1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई मीन ओमेगा 2/2 हो गया। तो ये तुम्हारा ये फ्रीक्वेंसी नजर आएगा, और इसका एम्पलीट्यूड देखिए तुम्हारा क्या हो गया, 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2। तो ये तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी का, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है।
इंटेंसिटी जो घटता बढ़ता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होता है। तो एम्पलीट्यूड जो तुम्हारा यहां पर है, अब नया जो वेव बना है तुम्हारा एस का, वो है 2a cos ω1 माइनस ω2/2। तो इंटेंसिटी जो होगा तुम्हारा, ये तुमको इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो तुम्हारा आ जाएगा तो बिट्स जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, तुमको इसको निकाल सकते हैं हम लोग कितना बार एक सेकेंड में अप डाउन होगा। तो हम लोग रिजल्टेंट वेव को अगर फिर से लिखें, इसको जो कि अभी लिखे थे बोर्ड पर जो मिटा है, उस लिखा हुआ था, उसको फिर से लिख लेते हैं। तो S इज इक्वल टू था तुम्हारा, S इक्वल्स टू 2a cos ω1 माइनस ω2/2 इंटू टी। ये तुमको एम्पलीट्यूड हुआ एक तरह से, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी लिखे थे ये तुमको एवरेज फ्रीक्वेंसी ω1 प्लस ω2, मतलब फ्रीक्वेंसी पहले ω1 था एक का, अब ω2, अब इसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। और एम्पलीट्यूड जो तुम्हारा है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो गया टोटल, ये तुम्हारा क्या हो गया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, या दूसरे शब्द में इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर ω1 माइनस ω2/2 इंटू टी। तो ये तुमको जैसे कि तुमको वैक्सिंग और बैनिंग जहां तक होगा, ये तुमको कहां कहां पे होगा, तो एक जैसे तुम्हारा स्क्वायर है तुमको, तो ये जो स्क्वायर जो होता है एक सेकेंड में, जैसे कि कॉस स्क्वायर टी है, जैसे कॉस थीटा अगर तुमको वेरी करता है, मानते हैं कॉस का जो ग्राफ होता है तुम्हारा, ये इस ढंग से आता है, इस ढंग से वेरी करता है, तो ये तो नीचे भी जाता है, लेकिन जब स्क्वायर हो जाए तो यही चीज यहां से रिपीट कर जाएगा। तो ये तुमको हाफ इंटरवल में ही क्या होने लगेगा, रिपीट करेगा। स्क्वायर जो होता है तुमको हाफ स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो तुमको इस ढंग से होगा, ऐसे करके आएगा, वो नीचे नहीं जाएगा कभी। तो ये जैसे एक जो पाई में, मतलब आधा इंटरवल में ही क्या करने लगेगा, ये रिपीट करने लगेगा। तो जो इसकी इंटेंसिटी का जो ये देखोगे तुमको, इंटेंसिटी की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फिर से रिपीट करने की, वो इसके डबल हो जाएगा, ω1 माइनस ω2/2 के डबल, क्योंकि कॉस स्क्वायर का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इंटेंसिटी जो का जो तुम्हारा होगा, इंटेंसिटी जो वैक्सिंग वेनिंग होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ω² ω1 माइनस ω2/2। तो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ω1 माइनस ω2/2, तो उसके क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इंटेंसिटी वेरीज विद फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी, विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ω1 माइनस ω2/2 इंटू 2, इसका डबल हो जाएगा, तो दैट्स इक्वल्स टू ω1 माइनस ω2, इसके हो जाएगा। और यही इंटेंसिटी जिस आधार पर वेरी करेगा, इट इज इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी, यही किसके आधार पर हो गया तुम्हारा, बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी, बीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, बीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बी इज इक्वल टू मॉडुलस ω1 माइनस ω2, और जब ये हो जाएगा 2 पाई इंटू बीट फ्रीक्वेंसी, न्यू बी कहते हैं, दैट्स इक्वल टू 2 पाई ν1 माइनस 2 पाई ν2। इसे मॉडुलस इसलिए दे रहे हैं कि जो बड़ा होगा उसमें छोटा घटाना है। तो बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मॉडुलस ν1 माइनस ν2, जो बड़ा होगा उतना बिट्स आपको सुनाई पड़ेगा, और इसको जो फ्रीक्वेंसी होगी वो दोनों के एवरेज के इक्वल होगा। तो यही तुम्हारा बीट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हो गया। कितना बीट सुनाई पड़ेगा, जैसे कि अगर एक साउंड वेव, एक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है अगर 256 हर्ट्ज है, दूसरा का 250 हर्ट्ज है, तो आपको पर सेकेंड जो है 6 बीट सुनाई पड़ेगा, मतलब कि एक सेकेंड में 6 बार उतार चढ़ाव क्या होगा, आवाज का आएगा आपको, दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या था आपका कि उसको दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, जिस जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आपका जो दोनों साउंड सोर्स का है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर दें। अब जैसे कि होगा क्या, जैसे बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो जाए दोनों में, तो हम लोग का जो कभी भी जो कि हमारा जो सिस्टम होता है, एक सेकेंड में कोई भी चीज 10 बार से ज्यादा अगर हो जाएगा तो हम उसको जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, चाहे वो देखने के केस में रहे चाहे सुनने के केस में हो। हम जो है एक सेकेंड से ज्यादा बार जो कि अगर बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो हम उसको ऑब्जर्व क्या नहीं कर पाएगा, हमारा कान जो है तुमको हमारा ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब कि ज्यादा डिफरेंस क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी में रहने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक हो जाएगी, तो जाहिर है हमें कोई एक ही जैसा साउंड सुनाई देने लगेगा। तब उसमें क्या होगा, बीट को हम लोग ऑब्जर्व ही क्या नहीं, उतार चढ़ाव जो होगा अगर बहुत ज्यादा होता है तो हमारा जो कान उसको क्या नहीं करेगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जाहिर है कि इसलिए अगर इसको ऑब्जर्व करना है तो इसके लिए बीट फ्रीक्वेंसी क्या होना पड़ेगा,
कम होना चाहिए, डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसको कुछ क्वेश्चन से हम लोग बना के देख सकते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका जहां तक क्या हुआ कि दो सोर्स होगा तो दोनों के फ्रीक्वेंसी को आप माइनस कर दें तो आपको बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इसमें दूसरा तरीका एक इस ढंग का भी क्वेश्चन देता है कि अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड प्रोड्यूस किया, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, अब उसमें कुछ जब वैक्स लगा देगा, वैक्स मतलब मोम लगा देगा, तो उसका जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। अगर जैसे ट्यूनिंग फॉर्क होता है एक इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे इस ढंग का होता है ट्यूनिंग फॉर्क, एक तुमको इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि लेबोरेटरी में देखोगे तो ये तुम्हारा रहता है। इसको जब कहीं पे पटक दोगे इससे करके तो ये वाइब्रेट करने लगता है, इसका फ्रॉन्ग जो होता है ये वाइब्रेट करता है। तो एक पर्टिकुलर इसमें लिखा हुआ है कितना फ्रीक्वेंसी का है, जैसे 256 हर्ट्ज का लिखा हुआ रहता है उसमें। जब इंस्ट्रूमेंट देखोगे प्रैक्टिकल में तो ये तुमको रहेगा 256 हर्ट्ज का है, तो ऐसा तुमको रहेगा। तुमको तो ये जैसे अब क्या होगा कि अगर दूसरा के साथ अगर इसको किसी के साथ मैच कराएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी किसी के 250 हर्ट्ज है, तो जाहिर है कि उसके साथ जब भी वाइब्रेट करेगा 6 हर्ट्ज उत्पन्न करेगा। अब उसका दूसरा का जो फ्रीक्वेंसी अगर मान लेते हैं कि वो अननोन है, हमने जैसे कि एक दूसरे के साथ उसको प्ले किया, इसका फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है 256 हर्ट्ज होगा, दूसरे की फ्रीक्वेंसी हमको नहीं है, लेकिन हमने अपने उसका उस साउंड को सुना और एक सेकेंड में हमने घड़ी से देखा तो 6 बीट्स हमको सुनाई पड़ गया। अगर तो अब उसके पास दो आपके पास संभावनाएं बनती है। तो अगर उसका कहेगा कि उस जो अननोन है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसका फ्रीक्वेंसी देखिए, जैसे कि आपका ν1 माइनस 256 का मॉडुलस इतना इज इक्वल टू, आपने कहा कि ये 6 बीट आपने सुना, जैसा मैंने कहा दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या हो गया 6 बीट। लेकिन ये भी तुम्हारा है अब ν1 माइनस 256 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो गया, तो ν1 इज इक्वल टू 256 प्लस माइनस 6 हो गया। दैट इज तुमको या तो 262 हर्ट्ज भी हो सकता है या 250 हर्ट्ज भी हो सकता है, क्योंकि आप 262 भी होगा तो 256 के साथ क्या दे सकता है, ये दे सकता है 6 बीट्स, या इसका ये 250 भी क्या दे सकता है। इसका मॉडुलस जब हटाते हैं तो हमेशा प्लस माइनस करके सॉल्यूशन करते हैं, ये मैथमेटिक्स में सीखा होगा। तो यहां पे दो फ्रीक्वेंसीज क्या हो गए, संभावनाएं हैं, और ऐसे भी कॉमन भी देखें तो 262 माइनस 256 दैट इज इक्वल टू आल्सो 6, और 256 माइनस 250 वो भी क्या है 6 बीट आ जाएगा। तो अब ये दोनों को अगर ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में कौन सा होगा, तो अब आपको जैसे कि एक्सपेरिमेंट क्या करना पड़ जाएगा कि जो अननोन फ्रीक्वेंसी ये जो की फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो वैक्सिंग है, अब इसको इसमें कुछ थोड़ा सा इसको जो है ना, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसमें कुछ वैक्स लगा दो, इसमें वैक्स लगा दो, कुछ यहां पर साट दो, मतलब कि मोम साट दो, इस पे मोम, इसको वैक्सिंग कर दो। वैक्स मतलब इसको तुमको क्या कर देना है, मोम साट देना है इसको। अब वाइब्रेट करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ घट जाएगी। पहले अगर भारी हो जाएगा तो 256 था तो उसकी फ्रीक्वेंसी अब 252 हो सकती है, 253 हो सकती है, 251 हो जाए, मतलब कुछ क्या हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब फिर उसके साथ बजाइए जो अननोन तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी था अननोन के साथ उसको ट्यूनिंग फॉर्क को बजाया जाए। तो अब अगर बिट्स फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज सुनाई पड़ी, अब बिट्स फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई पड़ा, अब नया एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया, इसको इसमें थोड़ा सा मोम लगा दिए और उसको वाइब्रेट कराए, तो अब बिट फ्रीक्वेंसी क्या क्वेश्चन में दिया, 4 सुनाई पड़ी। तो अब बताएं कि इन दोनों में से कौन सा सही है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि अननोन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों में कौन सा है, ये सवाल है। अभी मैंने कहा कि वो अननोन की फ्रीक्वेंसी अभी आपके पास दो डिसाइडेड है, या हो सकता है ये 262 या 250 हर्ट्ज हो सकता है। अब न्यू फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, जब इसको वैक्सिंग कर दिया तो अब 4 हर्ट्ज सुनाई पड़ा। वैक्सिंग कर देने का मतलब हुआ होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 256 से कुछ घट गई होगी और हमारा बीट जो है घट रहा है, 6 से 4 हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों में कौन सेलेक्ट होगा ये समझ में आ रहा होगा अगर शायद, तो ये तुमको आंसर 250 की ओर जा रहा है। शायद नहीं अगर गौर कर पाए तो फिर से इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, माइंड लगाओगे तो अभी भी समझ में आ जाएगा। देखो पहले इसकी फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन है तुम्हारा कि इसकी फ्रीक्वेंसी घट गई 256 से ये 254 हो सकता है, 254 हुआ होगा तो ये 250 के साथ ही 4 बीट दे सकता है। लेकिन अगर ये 262 होता तो ये बीट का नंबर और बढ़ता, 6 से 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लेकिन बीट का संख्या घट रहा है, इसका मतलब कि इससे कम वाला ही हमारा क्या है आंसर है। ये बात समझ में आया होगा कि अगर बीट का इसको थोड़ा सा अगर वैक्स लगा दिए जो कि तुम्हारा नोन वाला था, तो इसका मतलब कि जो अननोन फ्रीक्वेंसी वो 250 हर्ट्ज ही है हमारा, क्योंकि 4 नहीं तो 262 होता तो हमारा क्या होता, हमारा तो 256 से 256 से घट के 254 हुआ अगर, तो वो तो और 8 बीट आएगा ना, उससे ज्यादा 6 से क्या आएगा हमारा, ज्यादा ही आएगा कभी भी। लेकिन यहां तो बीट क्या है हमारा
घट रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा 250 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे बुक्स में भी हर जगह पर। और जैसे दूसरा हो सकता है, एक वर्ड एक और इसमें यूज करता है, इसको रेती से इसको मैंने वाइनिंग कर देना, मतलब जैसे ये था ना, इसको कुछ हल्का कर देना है, तो इस पर रेती चला दीजिए, रेती चलाइएगा, जो कि रेती कहते हैं, हिंदी में रेती कहते हैं, जो कि वाइनिंग करना, उसको पतला कर दीजिएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ गई, और तब मानते 4 बीट सुनाई पड़ा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया अगर, तो 256 और 258 हो गया होगा, ऐसा हो सकता है, तब आपका आंसर 262 था। इसका मतलब है कि आपने इसका फ्रीक्वेंसी जब कुछ बढ़ाया तो बीट घटा, इट मींस कि ये तो कौन सा आंसर है, 262 हर्ट्ज है। तो ये जो बात मैंने समझाया, अगर तुमको अगर समझने में अभी कुछ दिक्कत हो रही है तो तुम जो है एक बार गौर से सोचोगे, फिर से प्लेबैक करके इसको अपने से माइंड में पहले एडजस्ट करो। ऐसे मैं और कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, अभी एग्जांपल के क्वेश्चंस बताता हूं, तो बीट के जो क्वेश्चंस हैं ये बनाने में तुम्हें हेल्प करेंगे। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन यू ही बताया अभी, जिसको क्वेश्चन तो मैंने राइट नहीं किया, जो सिचुएशन मैंने समझाया कि पहले क्या था, कोई सिचुएशन कुछ इस ढंग से था उस क्वेश्चन का, कि एक जो हमारा एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, जो सा जो होता है, सा जो साउंड करता है, सा रे गामा, तो सा की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज होती है, उस सबकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, सा रे गामा 256 278, इस ढंग से सबके सा रे गामा पा धा नी सा, फिर एक ऑक्टेव ऊपर हो गया तो उसका डबल हो जाता है फ्रीक्वेंसी। तो ये तुम्हारा जो साउंड सिस्टम है, सबके फ्रीक्वेंसीज का ये क्रम है, कि जैसे कान को क्या है, ये सब ऑब्जर्व करके लोग पहले से जाना होगा कि सा 256 बजेगा, उसका रेट 278, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर इस क्रम में अगर बजेगा तो कान को एक मधुर सुनाई पड़ेगा, एक मतलब कि संगीत टाइप का सुनाई पड़ेगा। तो ये लोग पहले से ऑब्जर्व करके सब लोग मतलब क्या किए हुए हैं, सब मतलब कि जानते हैं, जो साउंड को जो प्ले किए कि कौन सा चीज मतलब कि ह्यूमन को बेहतर प्रतीत होगा, कि किस तरह के फ्रीक्वेंसी का जो गैपिंग होगा। तो वो उसी के आधार पर जो किसी भी दूसरे में भी तुम जैसे उसका नाम सारे गामा का, जैसे तुमको जैसे इंग्लिश म्यूजिक में शायद डो करके होता है, जो भी है तुम्हारा इस ढंग का एक नाम भूल गया उसका क्या है, तो वो उसमें भी लेकिन बात है वो फ्रीक्वेंसी वही रहता है, क्योंकि वो तो ऑब्जर्वेबल है, तो अलग अलग सभ्यता अलग अलग कल्चर में अलग अलग ढंग से लोग उसका नाम दिए हैं, बट वो फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि वो ऑब्जर्व वही किया गया है। अच्छा खैर, अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी का, हम लोग लेते हैं 15.6 है तुम्हारा, बीट से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन जहां तक मैं कह रहा था 256 में क्वेश्चन को रिपीट कर रहा था, 256 अभी क्वेश्चन मैंने जो यही सॉल्व किया बोर्ड पर, वो था एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, उसको एक अननोन साउंड सोर्स के साथ बजाया गया, तो उसमें 6 बीट आया, उससे हमने कंक्लूजन निकाला कि उस अननोन सोर्स की फ्रीक्वेंसी या तो 262 हर्ट्ज होगी या 250 हर्ट्ज होगी। उसमें अगर हमने वैक्सिंग कर दिया तो 4 बीट सुनाई पड़ा, तो उसकी आंसर क्या थी, उसका आंसर अगर वैक्सिंग करने के बाद 4 बीट सुनाई तो उसका आंसर था 250 हर्ट्ज। तो लॉजिक तुम उसमें गौर करोगे, अगर वाइनिंग कर दिए तो 4 बीट सुनाई पड़ा तो उसका आंसर होगा 262 हर्ट्ज। और उसका जो लॉजिक है जो मैंने भी समझाया उसको अपने माइंड में भी सोचोगे, और जो मैंने तर्क दिया था वीडियो में उसको भी, नहीं तो अगर नहीं समझ पाए तो उसको रिपीट कर सकते हो। चलो तो एग्जाम्पल है तुम्हारा एनसीईआरटी का उसी टाइप का, देखो एनसीईआरटी अब ये तुमको एग्जांपल बना भी सकते हो, एक बार बनाने की कोशिश भी करोगे। 15.6 है, इसमें दिया हुआ है, एक तुमको क्वेश्चन पढ़ो, हाई बीट फ्रीक्वेंसी जो है तुमको 5 हर्ट्ज, न्यू ए माइनस न्यू बी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 5 हर्ट्ज हो गया। ये 5 ज्यादा भी हो सकता है और 5 कम भी हो सकता है, ठीक है। टेंशन इंक्रीज, बी का टेंशन इंक्रीज कर दिया, सितार है तो टेंशन इंक्रीज, हाँ जैसे ट्यूनिंग फोर्क था यहाँ पर सितार से प्ले किया जा रहा है। बीट फ्रीक्वेंसी जो है इसको जब टेंशन बी का इंक्रीज करने पर न्यू बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 हर्ट्ज है। तो हाँ, तो सारे कामप्पा धा का था ये 427 हर्ट्ज होता है, 427 हर्ट्ज है इसकी फ्रीक्वेंसी ए की है, 427 हर्ट्ज। जैसे सा का बोले बताए थे ना अभी तुमको 256 हर्ट्ज, ये किसका है तुम्हारा धा का है 427 हर्ट्ज, पा धा नी सा, फिर तब उसका 250 से उसका फिर अलग एक और होगा, सारे गामा पा धा नी, और उसके बाद नी का अब होगा, और उसके बाद सीधा कौन सा आ जाएगा फिर 512 आ जाएगा सीधा, उसका डबल आ जाएगा, मैंने सा का डबल, अगला फेज क्या हो जाएगा उसका
डबल में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, इस टाइम का उसका सीक्वेंस में चलता है। खैर यहाँ पे जहाँ तक है तो 427 हर्ट्ज है, हम लोग अपने क्वेश्चन पे आए। तो ये जो तुम्हारा होगा, अगर इसका क्या फ्रीक्वेंसी 427 है, तो चलो जैसे अभी जिस ढंग से बनाते उसी ढंग से आगे बढ़ें। 427 हर्ट्ज माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, दैट्स इक्वल टू क्या है, पहला 5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज है ना, तो 427 हर्ट्ज माइनस न्यू बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 हर्ट्ज। तो न्यू बी बराबर 427 प्लस माइनस 5 हर्ट्ज। तो न्यू बी हो गया तुमको 427 प्लस 5 हो गया 432 हर्ट्ज हो गया, दूसरा हो गया 422 हर्ट्ज हो गया। ये 432 हर्ट्ज होगा या 422 हर्ट्ज रहा होगा, जैसा कभी बताए। अब इन दोनों में कौन है, आंसर यही करना है, 432 या 422। उसके लिए एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, बी का टेंशन को बढ़ा दिया गया। देखो टेंशन से अब जाहिर है फ्रीक्वेंसी घटा होगा बी का या बढ़ा होगा, ये सोचना है। देखिए टेंशन से क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ता है, v इक्वल टू रूट अंडर टी बाय एम, ऐसा सुना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो गया हो, टेंशन बढ़ाने से, टेंशन बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और वेलोसिटी बड़ा फ्रीक्वेंसी बराबर होता है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, बढ़ेगा। इसका मतलब टेंशन बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ने से क्या बढ़ रहा है अपना, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि बी के फ्रीक्वेंसी को उसने कुछ बढ़ाया है। सितार में जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क में बोलते हैं वैक्सिंग बेनिंग, उसमें मोम डाल के या रेतीत लगा करके घटा बढ़ा सकते थे। यहां पर टेंशन को घटा बढ़ा करके जैसे देखते हो कुछ टाइट करता हुआ, देखते हो मशीन जो कि देखते हो सितार इस तरह का हारमोनियम इसे वो क्या करता है, स्ट्रिंग को देखते हो टाइट करते हो, हारमोनियम नहीं, जो सितार गिटार ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है रस्सी का, तो उन सबको देखते हो टाइट करता है। तो उन सबों को वही उसकी टेंशन को बढ़ा करके उसको ट्विनिंग करता है वो। तो वो जो तुम्हारा है, जैसे कि यहां पर क्या हुआ, उसकी न्यू बी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या कर दिया गया, यहां पर टेंशन बढ़ाने का मतलब बी के फ्रीक्वेंसी को कुछ बढ़ा दिया गया। तो बीट कितना सुनाई पड़ा, 3। इसका मतलब क्या होगा, अगर उसको बीट का, जैसे कि अगर तुमको ये 432 होता तो उसका और फ्रीक्वेंसी बढ़ के 435 हो सकता है। तो बीट फ्रीक्वेंसी तो आपको 427 में घटाएंगे तो और क्या होगा, बढ़ता हुआ प्रतीत होता। तो इसका मतलब है कि कौन सा ओरिजिनल बीट फ्रीक्वेंसी सही है, 422 होगा उसका। तभी ना उसकी फ्रीक्वेंसी जब बी के कुछ बढ़ाए तो बीट घटा, तो ये 422 से 424 हो गया होगा। 424 हो गया तो 427 कितना बीट दे देगा, ये 3 बीट दे देगा। जब बी के फ्रीक्वेंसी को कुछ बढ़ा दिया गया, न्यू बी इंक्रीजेज एंड बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज बाय 2, माने डिक्रीजेज बाय 2, हेंस न्यू बी इक्वल्स टू 422 हर्ट्ज। यही है तब संभव, क्योंकि बी का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया, 422 से कितना हो सकता है उसका, 424, और तब 427 कितना दे देगा बीट, ये देगा। और अगर 432 होता उसका बढ़ जाके 434 हो जाएगा, तो कभी भी उससे बीट क्या होगा, 5 से क्या हो जाएगा आपका, बढ़ता हुआ होता तो वो आंसर होता। तो आई होप वही तर्क यहां भी था जो अभी तुरंत समझा रहे थे। तो उसी के आधार पर क्वेश्चन क्या होगा तुम्हारा, ये बन गया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन समाप्त हो गया 20 बीट का। आई होप कि बीट का जो क्वेश्चन है, एसए रोमा की बुक में काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, और एनसीईआरटी में भी तो हैं क्वेश्चन जो एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, और एसए रोमा की बुक में भी बीट के भी क्वेश्चन बनाओगे तुम इसमें। और आई होप कि अगर जो बात मैंने तर्क दिया समझ में आ गया होगा तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तुम्हें। इस बस इतना ही बताया जाता है, जो मैंने कहा उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। मतलब कि जो स्ट्रिंग के इंस्ट्रूमेंट है उसमें टेंशन को बढ़ा देगा या घटा करके उसको फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, और जो फॉर्क वगैरह में होगा वैक्सिंग या वेनिंग करके उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ये तुम्हारा है। अब आज का जो है तुम्हारा जो इस क्लास 11 के फिजिक्स का लास्ट टॉपिक भी आप कह सकते हैं, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। लास्ट है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं, जेई वगैरह भी आते हैं, बोर्ड के मतलब कि तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आएंगे। तो ये तुम्हारा नीट में भी इन सबों में काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आते ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो। और इसके शर्मा की बुक में देखोगे साउंड वेव्स में सबसे लास्ट में इसके काफ़ी क्वेश्चन दिए होंगे, 20 क्वेश्चन करीब करीब दिए हुए हैं, डॉपलर इफेक्ट पर ही 20 क्वेश्चन के आसपास है। तो उसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो। साउंड वेव्स जो शर्मा की बुक में है उसके लास्ट के लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट, और साउंड वेव्स में क्वेश्चन का नंबर भी बहुत अधिक है, 86 क्वेश्चन है शायद, या 87 क्वेश्चन है दिए हुए। सबसे हाईएस्ट है तुम्हारे फर्स्ट वॉल्यूम में, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट, हाईएस्ट या रोटेशन में होगा 87, तो इसमें 86।
तो साउंड वेव्स में देखोगे लास्ट के तुम्हारे सारे क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट पर ही हैं, अबाउट 20 क्वेश्चन से कम नहीं होंगे। तो अब देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, देखें तो जब कोई सोर्स जैसे है, एक सोर्स है जैसे कि एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, वह अपना उसका सीटी जैसे वहां बजा रहा व्हिसिल, और हम यहां पर सुन रहे हैं, खड़ा है, दोनों खड़ा है, तो जितना फ्रीक्वेंसी का मतलब था 1 सेकेंड में जितना बार वाइब्रेशन होगा, दैट इज कॉल्ड उसका फ्रीक्वेंसी से। हर सोर्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी का साउंड वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। साउंड सोर्स 1 सेकेंड में जितना बार ऑसिलेट कर रहा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी का वो क्या करेगा, साउंड वह इमिट कर रहा है। तो अगर दोनों स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर जो लिसनर कहिए, और या तुमको लिसनर कहें या तुमको सोर्स, दोनों अगर स्टेशनरी है तो जितना फ्रीक्वेंसी का ये साउंड इमिट करेगा उतना ही फ्रीक्वेंसी का जो लिसनर है वो सुनेगा भी। और यही चीज लाइट के केस में भी यही होता है, जो कि क्लास 12 में तुम पढ़ोगे। लाइट में भी बिल्कुल सिमिलर फेनोमेनन है। तो सिमिलर क्या है, उसमें लाइट को देखने की बात है, साउंड को सुनने की बात है, वेव दोनों है। लाइट में भी क्या होगा, जब मैंने कहा कि लाइट का जो वेवलेंथ या उसके फ्रीक्वेंसी जो है, अगर कहें दोनों तो रेसिप्रोकल होता है, इसे जो भी है फ्रीक्वेंसी अगर पे ही बात करें तो लाइट का फ्रीक्वेंसी कोई जो वहां पर होगा, वहां पर जो ऑब्जर्वर होगा वो देखेगा लाइट में, और यहां पर कान से क्या करेगा, सुनेगा। लेकिन घटना दोनों डॉपलर इफेक्ट दोनों में भी प्रभावी हो गया अगर वह दोनों के बीच में फिर रिलेटिव मोशन हो गया, ऑब्जर्वर और तुमको जो ऑब्जर्व करने वाला है और लाइट सोर्स या साउंड सोर्स चलने लगा, दोनों में कोई भी, तो जितना फ्रीक्वेंसी उसकी है उससे उसको फ्रीक्वेंसी डिफरेंट अपीयर होगा। जो लिसनर है या तुमको ऑब्जर्वर है तो वह क्या करेगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है, दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। तो हम लोग तो अभी जाहिर है कि डॉपलर इफेक्ट हम लोग साउंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग साउंड की पढ़ाई करेंगे। फिर जाहिर है कि बिल्कुल सिमिलर फेनोमेनन तुमको लाइट के लिए भी लागू होगा, जो क्लास 12 में तुम देखोगे लाइट वेव्स में। तो अभी हम लोग साउंड पे अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो जब एक साउंड सोर्स है और एक लिसनर है, जब दोनों की क्या होगी, दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, तुमको जो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करेगा लिसनर वह डिफरेंट होगा जितना कि साउंड का सोर्स जो एक्चुअली में क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। और तुमको मैं लिख देता हूं, व्हेन साउंड सोर्स एंड लिसनर हैज, ऑब्जर्वर भी कह सकते हो, हैज रिलेटिव वेलोसिटी द लिसनर हियर different frequency of sound wave, then the sound emitted by the source, तो सोर्स जो साउंड इमिट कर रहा है उससे वह अलग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर नाम के साइंटिस्ट ने पहले इसको ऑब्जर्व किया तो उसके नाम पर डॉपलर इफेक्ट ये कहलाएगा। अब जैसे कि अलग अलग केस आएंगे तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या अलग ऑब्जर्व होगा। देखो एक चीज है, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवाज का तेज और कम होना नहीं होता है, जैसा कभी मतलब वो होता है लाउडनेस होता है वो चीज। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आवाज लाउड सुनाई पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी का एक मतलब होता है सिंपली कि 1 सेकंड में कितना बार उतारते हो, तो उससे जो क्वालिटी जो तुम्हारा है ना, जैसे कि अभी बोले वोमेन वॉइस का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, मेल वॉइस का कम होता है। तो फ्रीक्वेंसी से आवाज को मतलब नहीं है, जिसको ऐसे एक कहते हैं भले तीक्ष्णता, जैसे श्रिलनेस, मतलब कि 1 सेकंड में जो जितना ज्यादा मतलब कि आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना वो ज्यादा तीक्ष्ण आवाज सुनाई पड़ेगा। आवाज अधिक और कम नहीं, वो लाउडनेस डिसाइड करेगा, इंटेंसिटी डिसाइड करता है, वो तो कितना दूर से आवाज आ रहा है उस पर डिपेंड करता है वो। तो यहां डिस्टेंस लाउडनेस की बात बिल्कुल नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी का मतलब पिच से होता है और फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होगा। तो यह हो सकता है कि सामान्यतः आदमी ऑब्जर्व करने में कठिनाई भी होगी इसको, क्योंकि उसका पिच कितना घटा बढ़ा, तो यह हो सकता है कि आप डायरेक्ट ऑब्जर्व क्या नहीं कर पाए,
नहीं भी कर पाए तो ये तुम्हारा, लेकिन आप इंस्ट्रूमेंट की मदद से इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो खैर हम लोग आए अभी, अब जैसे कि है कि इसमें कुछ एक केस है, जैसे कि केस 1 कहें कि जब केस 1 कर ले हम लोग, व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। तो चलिए इस केस में देखते हैं कि जब पहला केस हमने लिया कि जब सोर्स मूव कर रहा है, साउंड का सोर्स, और ऑब्जर्वर क्या है, स्थिर है। तो चलिए, तो ऑब्जर्वर यहां पे एक सोर्स दे दीजिए, यहां पे साउंड का एक सोर्स है, एक सोर्स है एस, और यहां पर कुछ ऑब्जर्वर होगा, यहां पर ओ दे दीजिए, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहां पर है। सोर्स के और ऑब्जर्वर के बीच का मान लेते हैं ये सोर्स है, साउंड सोर्स है, यहां पे सोर्स मान लेते हैं कि ये जो तुम्हारा है, ये दोनों के बीच का भी डिस्टेंस x है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस x है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है तुमको, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है तुमको, उसको v मान लीजिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या हो गया, v हो गया। और तो वेलोसिटी एक जो यहां से जो वेव चलेगा यहां से, तो वह कितना टाइम के बाद इसको, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, साउंड इन एयर इज इक्वल टू v, ऐसा एज्यूम किया हमने। टाइम टेकन टू रीच द पल्स, जो यहां से इमिट किया जाएगा टू ऑब्जर्वर, टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू एक्स बाई भी टाइम लगेगा। x डिस्टेंस जाना है और v वेलोसिटी से साउंड क्या हो रहा है, जा रहा है, तो जाहिर है कितना टाइम ले लेगा ये, x बाय भी टाइम लेगा। अब क्या है, ये तो ठीक है, ये साउंड सोर्स अपनी अभी, अब ये जो साउंड सोर्स है ये मूवेबल है। तो अब जैसे कि अगर ये स्थिर है तो क्या होगा, ये अब कुछ, अब जो है ये अभी छोड़ा ही समय का, अब t टाइम के बाद ही फिर अगला साउंड छोटेगा। जो फ्रीक्वेंसी अगर t मतलब टाइम इंटरवल मानते t है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1/T होगी। तो एक मिनट टाइम इंटरवल का मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे कि आप कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, तो 1/200 सेकंड के बाद ही दूसरा छोड़ेगा वो, वह 1/200 सेकंड के बाद क्या करेगा, दूसरा साउंड इमिट करेगा वो, इसका ये मतलब हुआ। तो अगर ये स्थिर है सपोज दैट, तो दूसरा साउंड को पहुंचने में कितना समय लगेगा, जो कि स्थिर अभी नहीं हम मान के चल रहे हैं, लेकिन अगर सपोज दैट कि स्थिर होता, जैसे तुमको समझाने के लिए मैं कहूं, तो ये तुमको कितना टाइम के बाद इसको मिलता। अब जैसे कि इसको टाइम तो लगा t1 का वैल्यू x बाई भी हुआ, उसको टाइम कितना लगा, सेकंड पल्स को पहुंचने में देखो कितना टाइम लगता। अगर ये स्थिर है तो पहले तो इसको छोड़ने में t टाइम लग गया और पहुंचने में कितना लगेगा, x बाई भी लगता। तो दोनों का इंटरवल क्या हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे टाइम इंटरवल को, तो वो तो t ही निकलेगा हमारा, और तो वो इसकी जो फ्रीक्वेंसी जितनी है t के बराबर सुनाई पड़ा, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर को कोई अंतर नहीं हुआ। लेकिन यहां पर केस क्या है, जो हम लोग का केस है कि ये स्थिर नहीं है ऑब्जर्वर सोर्स, ये क्या हो रहा है, इसकी मतलब या तो इसकी ओर जा रहा होगा या इससे क्या भाग रहा है, दूर भाग रहा है। तो मान लेते हैं कि ये सोर्स किसकी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है। तो जब तक ये छोड़ेगा दूसरा पल्स, तब तक ये कहां जा चुका होगा, ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा ना ये। तो ये तुमको मान लेते हैं तब तक ये टी टाइम में, अगर इसका ओरिजिनल टाइम पीरियड टी है, तो ये तुमको साउंड ये vs स्पीड से चल रहा है, तो vs टी डिस्टेंस कवर करेगा। vs इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड सोर्स, स्पीड ऑफ साउंड सोर्स, साउंड सोर्स का स्पीड अगर vs है तो ये क्या करेगा, तब तक में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। अगर t टाइम इसका एक्चुअल टाइम पीरियड एक के बाद दूसरा छोड़ने में इसको t टाइम लगता है, ये कितना डिस्टेंस तब तक ये ट्रेवल कर लिया, vst डिस्टेंस कवर कर लिया सोर्स। तो अब जब दूसरा पल्स यहां जाके जब छोड़ेगा तो इसको कितना समय लगेगा पहुंचने में, जाहिर है कि इसको अब जो समय लगेगा t छोड़ने में और पहुंचना कितना है, इसको x माइनस vst पहुंचना है, इसको x नहीं पहुंचना है। अब इसका डिस्टेंस क्या हो चुका है, ये कम हो चुका है। तो इसको लिख लेते हैं, टाइम टेकन टू रीच सेकेंड पल्स टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू टी, तो छोड़ने में समय लग गया और पहुंचने में कितना समय लगेगा, x माइनस vst डिस्टेंस हुआ बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड से जाएगा, ये तो वेलोसिटी ऑफ साउंड से जाएगा, इतना डिस्टेंस उसको जाना है। तो अब जो इंटरवल कितना हुआ, जैसे पहला और दूसरा के बीच में टाइम इंटरवल कितना हुआ ये देख लेते हैं। ये जाहिर है कि टी नहीं है, इतना बात तो समझ में आ गया। और ये क्यों नहीं हुआ, अगर ये ऑब्जर्वर की ओर क्या रहा था, जा रहा था, या ऑब्जर्वर से दूर भी जा रहा था, दूर अगर ये दूर जाता था क्या कर देते आप, यहाँ पे vs ये जुट और ज्यादा चलना पड़ता है ना इसको, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये जो अगर
अब सोर्स से ये क्या, सोर्स जो है ऑब्जर्वर से दूर की ओर भागता, तो आपका ये VST डिस्टेंस और क्या हो जाता है, बढ़ जाता, तो यहां पे क्या होता, माइनस की बजाय क्या होता है, यहां पर ये प्लस होता, ये ना डेरिवेशन में भी होता, अगर दूर जाता तो वो x प्लस क्या हो जाता, वो VST हो जाता वहां पर। तो अब देखिए टाइम इंटरवल कितना हुआ, टाइम इंटरवल कितना हुआ, t प्लस, ये तो जाहिर ज्यादा होगा भी x माइनस VST बाई v माइनस x बाई v, यही था तुम्हारा। तो x बाई v तुम देखोगे दोनों को यहां पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो t प्लस x बाई v माइनस VST बाई v माइनस x बाई v, तो x बाई v तो तुम्हारा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो ये इक्वल टू क्या होगा, t कॉमन आ जाएगा, तो x बाई, तो t कॉमन होगा तो क्या बच गया हमारा 1 माइनस VS बाय v, इतना तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा ये टाइम पीरियड इतना हुआ। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो ऑब्जर्व, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो ऑब्जर्व, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो एक्चुअल टाइम इंटरवल क्या है तुम्हारा, t ही है, तो इसको टाइम इंटरवल t नहीं लग रहा है, इसको हर इंटरवल के जो तुम्हारा साउंड के बीच में जो गैपिंग t के बजाय इसको अलग एक टाइम इंटरवल क्या हो रहा है, लग रहा है, तो कितना टाइम पे वो साउंड पहुंचता हुआ दिख रहा है, t इंटू 1 माइनस VS बाय v, यही इसी इंटरवल पर क्या हो रहा है, उसको साउंड ऑब्जर्व हो रहा है, उसको सुनाई पड़ रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या होगा, ये एपरेंट टाइम पीरियड हुआ इसका, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जो कि ऑब्जर्व जो करेगा फ्रीक्वेंसी, उसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहें, तो वो कितना हो जाएगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय क्या होगा तुम्हारा, 1 बाय t इंटू क्या होगा तुम्हारा 1 माइनस VS बाय v हो गया तुम्हारा। अब एलसीएम इसको ले लो, तो ये v तुम्हारा ऊपर चल जाएगा, v बाय v माइनस VS, और इंटू 1 बाय t को लिख लेते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। तो ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारा हुआ, जो ऑब्जर्व जो करेगा, दैट्स इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, v बाय v माइनस VS इंटू न्यू नॉट। इसमें क्या क्या होगा सिंबल, जो इसको फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व हुआ, जो इसको सुनाई पड़ा, वो क्या होगा तुमको, जैसे फॉर्मूला के रूप में अगर हम इसको लिख दें, अभी का जो केस था तुम्हारा डॉपलर इफेक्ट में, जो फर्स्ट केस हम लोग लिए, कि जब साउंड सोर्स का क्या था, जब मूव कर रहा है किसी के तरफ, ये साउंड सोर्स जब जा रहा था लिसनर की ओर, तो इसका जो रिजल्ट आया उसको अगर हम यहाँ लिख दें और उसके मीनिंग को भी लिख देते हैं एक जगह पर, तो जो अभी हमारा फॉर्मूला आएगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी, इस केस में क्या आया, इसको फिर से यहाँ पर फिगर बना के रिजल्ट को मैं लिख देता हूँ। ये सोर्स है यहाँ पर, ये VS स्पीड से चल रहा है इधर की तरफ, VS स्पीड से, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, इसके डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं था, x कैंसिल आउट हो चुका था। तो ये तुमको जो है एपरेंट, इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू नॉट। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना ऑब्जर्व होगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो उसको ऑब्जर्व होगा, v बाय v माइनस VS इंटू न्यू नॉट, ये तुम्हारा रिजल्ट था। और इफ द सोर्स गोइंग अवे फ्रॉम लिसनर, तो इसमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी तुम्हारा, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या होगा चेंज, जैसे कि v माइनस VS आया था वहां प्लस हो जाएगा, तो v बाई VS इंटू न्यू नॉट। तो ये गौर करके देखो, जब उससे दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई पड़ रहा है, और जब उसकी तरफ आया तो फ्रीक्वेंसी नीचे, तो v माइनस VS करने पर नीचे छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो जब उसकी वो रहता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ता है, और जब उससे दूर भागेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, घटता हुआ दिख रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया, सोर्स जब ऑब्जर्वर की ओर मूव करे तो फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारा था उसका जो, या तुमको दूर जाए तो उसमें तुमको, जब सोर्स मूवेबल था और ऑब्जर्वर क्या था इसमें, स्टेशनरी था। अब हम लोग केस 2 लेते हैं, इसी केस में से 2 पार्ट कर दिए थे, जैसे कि एक सोर्स जब चल रहा हो उसकी ओर, एक बार जब उससे दूर जा रहा हो, दोनों था। अब केस 2 में हम लोग डील करते हैं व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग एंड सोर्स इज स्टेशनरी, तो ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है और सोर्स क्या है, स्टेशनरी है, तो देखिए इसमें क्या होगा, ये सोर्स है यहाँ पर, ये रुका हुआ है, तो ये एक रेगुलर टाइम पे अपना एक क्या कर रहा है, वेव को क्या कर रहा है, वेव पल्स को ये छोड़ रहा है। वेव पल्स यहां से एक, दोनों के बीच का, हर वेव पल्स के बीच का डिस्टेंस कितना रहा होगा, ये तुमको v डिस्टेंस, जैसे t टाइम के बाद ही छोड़ता है, और ये तुमको t टाइम के बाद छोड़ता है
कैपिटल टी टाइम इंटरवल इसका अगर है, तो जो हर एक वेव पल्स के बीच में कितना टाइम का गैपिंग होगा, और टी टाइम तो v इंटू टी, हर वेव पल्स के बीच का डिस्टेंस है v इंटू टी। चूंकि यह एक टाइम इंटरवल इसका टी है, उतना के बाद छोड़ेगा, और सब स्पीड ऑफ साउंड क्या है, v है अगर मीडियम में, ईयर में जिस मीडियम में है, तो वो कितना टाइम के बाद इसको सुनाई पड़ेगी, हर पल्स के बीच में कितना गैपिंग क्रिएट हो गया है, VT के एक मैंने अभी बोला, फिर VT के बाद फिर VT दूसरा तीसरा, इस ढंग से ढेर पल्स क्या हो रहा है आगे यहाँ ट्रेवल कर रहा होगा। और यहाँ पर मान लेते हैं ऑब्जर्वर है, यहाँ पर है ऑब्जर्वर, अगर स्थिर है ये ऑब्जर्वर, अगर तुम्हारा क्या है यहाँ पर स्थिर है, तब तो जैसे कि एक जैसे अभी सुना, फिर ऑटोमेटिक टी टाइम के बाद इसको आ जाएगा, तो उसमें फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं होगा उसको, अगर वो स्टेशनरी रहे तब कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या होगा, कब होगा, जब ये क्या किया, ये इधर चलना चालू कर दिया, ये मान लेते हैं कि ये स्टेशनरी रहने के बजाय मानते हैं अभी इसकी सोर्स की तरफ चला देते हैं इसको, तो अगर ये सोर्स की तरफ जाएगा तो ये जो वेव आ रहा था, ये तो यहां तक, जब तक में यहां इधर रास्ता में इधर से ई चल रहा है v स्पीड से, और इधर से ई चलना शुरू कर दिया vo स्पीड से, vo फॉर ऑब्जर्वर, s फॉर सोर्स, मैंने दोनों का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोगों ने सिंबल क्या यूज किया है, vs हो गया, किसके लिए यूज किए थे, सोर्स के लिए पिछला केस में, और इस बार ऑब्जर्वर के लिए यूज करेंगे क्योंकि सोर्स तो अभी चल नहीं रहा है। तो इस केस में क्या होगा, तो मान लेते अभी जैसे कि था, अगर ये रुका रहे तो टी टाइम के बाद ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जब की है, ये इधर चलना चालू कर दिया, ये ऑब्जर्वर कुछ स्पीड vo से चलना चालू कर दिया, तो जाहिर है कुछ डिस्टेंस तो ये क्या कर लेगा, कवर क्या कर लेगा, तो तक में कर लेगा यहां तक, जब तक में ये वेव पहुंचेगा तो इसको तब तक में ये कितना डिस्टेंस करे, vo, इसको टी डैश ही टाइम लगेगा ना पहुंचने में, अब तो टी टाइम लगेगा ना इसको, अब तो टी डैश टाइम में ही क्या हो जाएगा, इसको मिल जाएगा, क्योंकि स्थिर रहता तब टी टाइम लगता। तो अब और उस समय तक में ये कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये डिस्टेंस कवर किया होगा v इंटू टी डैश किया होगा, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड चल रहा है। तो फिगर से क्या निष्कर्ष निकला कि ये साउंड चला v टी डैश और ऑब्जर्वर चला vo टी डैश, और दोनों मिलकर कितना के बराबर डिस्टेंस कवर किया, vt चला, यही था, दोनों के बीच का गैपिंग यही तो vt था, इतना डिस्टेंस दोनों मिलकर क्या कर लिया, कवर कर लिया, और इसको इस इंटरवल टी डैश इंटरवल में ही वो साउंड क्या हो गया, इसको सुनाई पड़ जाएगा, ऑटोमेटिक उसको मिल गया दोनों के रास्ते में। तो यहां पर जो अब टी डैश कॉमन लीजिए, हमारा टी डैश ही हमारा मतलब ये हो गया, v प्लस क्या होगा तुम्हारा vo इज इक्वल टू v इंटू टी, और तो टी डैश क्या हो गया हमारा vt बाय v प्लस vo। अब है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये तो एपरेंट टाइम पीरियड हुआ, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई टी डैश, तो इसको पलट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा v प्लस vo बाय v इंटू 1 बाई टी हो गया, नीचे चला गया, और 1 बाई टी ये फ्रीक्वेंसी हो गया, तो v प्लस vo बाय v इंटू न्यू नॉट, ये हो गया एपरेंट फ्रीक्वेंसी। जब सोर्स ऑब्जर्वर चल रहा है तो ये क्या होगा तुम्हारा, देखो ऑब्जर्वर को जो है तुम्हारा अभी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ता हुआ, ये जब उसकी तरफ जा रहा है तो ये बढ़ गया, ये बात ध्यान रहे। तो लेकिन ये देखो उसमें इसमें न्यूमरेटर में आया ऑब्जर्वर, और सोर्स कहां आया था, डिनोमिनेटर में। ये ध्यान रखने की बात है कि ऑब्जर्वर का कहां पे जो एक्सप्रेशन में कहां आया है, ऊपर की ओर आया है, और इसमें सोर्स का जो वेलोसिटी कहां घटा या बढ़ा था, नीचे की तरफ था, नीचे में था डिनोमिनेटर में। और अगर इसी में होता इफ ऑब्जर्वर गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स, गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से दूर जा रहा हो, तो इसका क्या हो जाएगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो ये घट जाएगा v माइनस vo बाय v इंटू न्यू नॉट, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसे तुमको जाहिर, अब इसको एक्सप्रेशन कैसे करता है, इसमें क्या होता है इस फिगर में, ये तुमको क्या होता है, इसका जो फिगर बनता है कुछ यहां पर जैसे vt तो आते रहता, ये तब तक में इधर भाग जाता, ये किधर भागता, इधर भागता, तो ये किधर चला गया, vo टी डैश हो जाता है, टी डैश टाइम मतलब ये vo टी डैश हो जाता है, और ये क्या डिस्टेंस था तुम्हारा, ये vt था, तो vt प्लस vo टी डैश इज इक्वल टू vt डैश हो जाता है। क्या हो जाता, तब डायग्राम में क्या लिखा था हमारा, vt तो ये डिस्टेंस था ही, प्लस vo टी डैश, तब इज इक्वल टू क्या आ जाता तुम्हारा v इंटू टी डैश, तो टी डैश बड़ा हो जाता उससे, और तब क्या आ जाता तुम्हारा, वो जो आ जाता तुम्हारा क्या आ जाता, वो फ्रीक्वेंसी उसमें v माइनस vo आ जाएगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन में तुम अपना डिराइव करो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा v माइनस vo, लिख चुके हैं उसका, जो आप गोइंग अवे में लिख दिए v माइनस vo, तो तुम्हारा ये हो गया केस। जबकि दो ऑब्जर्वर जाएगा तो क्या होगा तुम्हारा, ऑब्जर्वर
जब तुमको एक चीज जो कि अभी तुमको ध्यान रखना है, जैसे कि ये जो फार्मूला है, तो हो सकता है कि लोग को कैसे याद करेंगे, कभी प्लस होगा माइनस होगा, तो कुछ तो क्या कहते हैं समस्या, मतलब उसको हो सकता है कि कहीं गलती कर दे, याद भी रखने में दिक्कत हो। देखो एक मैं लॉजिक में समझा देता हूं जो इसमें कि तुमको इसको याद रखने में तुम्हें इजी होगा। रिजल्ट की डेरिवेशन तो अपनी जगह पर है, लेकिन हर बार जैसे कि जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आप ऐसा नहीं कि हर बार डेरिवेशन करेंगे, तो कुछ याद रखने का देखिए तरीका क्या है। एक चीज जो माइंड में रखना है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का कभी भी अगर डिस्टेंस घट रहा है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। मतलब क्या माइंड में पहले रखना है, अगर डिस्टेंस क्या हो रहा है दोनों के बीच का कम रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और अगर उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है किसी के चलने के कारण हो, ऑब्जर्वर चले या क्या चले, सोर्स चले, डिस्टेंस अगर क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। दूसरा बात क्या ध्यान रखना है, एक तो ये बात हुआ फ्रीक्वेंसी, ये पहला रिजल्ट तो समझ में आ गया कि जब दोनों के बीच का डिस्टेंस घट रहा है, चाहे किसी के कार चलने से हो, तो वह क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से अधिक होगी। और अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। ये बात समझ में आ गया पहला। इसके बाद अब याद करने में क्या है, एक और चीज कि ऑब्जर्वर कभी भी ऊपर होता है वेलोसिटी उसका, और सोर्स का कहां होता है वेलोसिटी, नीचे होता है। अब जैसे देखिए कि मान लेते हैं कि सोर्स चल रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, इसका क्या रिजल्ट होगा, कोई ये जानना चाहे। सोर्स चल रहा है VS से किसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ, तो हम देखो क्या करते हैं, एक बात तो अभी बताया थी इसके अपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो V/E तो नीचे कुछ भी प्लस या माइनस अभी नहीं, अभी थोड़ा देर सोच लेते हैं तुरंत हम, तो ये तुमको ऐसा लिख देंगे, VS तो नीचे ही होगा कुछ भी। अब एक जो तुमको तर्क बताए थे कि अगर ये इसकी ओर जा रहा है तो ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बढ़ना चाहिए तो इसके यहां पे क्या चिन्ह हमें देना चाहिए, माइनस देंगे तभी नहीं ये ज्यादा बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स यहां पे क्या लग जाएगा, माइनस लगेगा। और अगर ये दूर जाता है इधर तो घटने के लिए क्या चिन्ह देते आप, प्लस देते। ये सामान्य लॉजिक हो गया अब आपका। अब यही बात देखिए जब ऑब्जर्वर में आ जाइए तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा बात कैसे याद रखना है। अब यही बात जबकि ऑब्जर्वर में आइए, ऑब्जर्वर में भी क्या है, जब ये यही चल रहा है, अगर ये चल रहा है तो आपको फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी कहां पे, ये VO कभी भी ऊपर होगा, चिन्ह भी छोड़ दीजिए आप, I/N। अब इसकी तरफ जाएगा और बढ़ना है, अगर इसकी ओर जा रहा है तो मतलब डिस्टेंस घट रहा है दोनों का ना, तो इसको बढ़ना है, तो बढ़ने के लिए यहां पे क्या चाहिए आप पुट कीजिएगा, ऑफकोर्स प्लस दीजिएगा, न्यूमरेटर में प्लस दिया तभी ये इंक्रीज करेगा, तो ऊपर में क्या दे दीजिए अब आप प्लस दीजिएगा। और अगर ये दूर जाएगा तो ऑटोमेटिक यहां क्या दीजिएगा, चिन्ह माइनस दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि इतना लॉजिक के बाद याद करना बहुत ही आसान है, इजीली क्या किया जा सकता है, इसको याद रखा जा सकता है। इतना लॉजिक हो गया तो ये बिल्कुल याद हो जाएगा, तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल इसको। अब जैसे एक और केस अभी मतलब कि अभी हमारा है, जबकि तुमको दोनों मूवेबल हो, दोनों मूवेबल हो, उसी में हम जैसे इसी तर्क पर अभी जो तर्क दिए उसी के आधार पर हम अपना लिख भी देंगे सारा। ये जो अभी हमारा जो है इसमें भी 4 केस इफेक्ट हो जाएगा, दोनों एक दूसरा से दूर जा रहा हो, ये उसके तरफ आ रहा हो, ये उससे दूर जा रहा है, इस ढंग से 4 केस बन जाएगा इसमें भी। ये जो अभी बताया कि दोनों अगर चल रहा होगा इसमें ऑटोमेटिक सब केस हमारा 4 बनेगा। चलो तो ये है तुम्हारा ये है अब केस 3, when both source and observer is moving, ऑब्जर्वर इज मूविंग, जब दोनों चल रहा हो। चलिए देखिए जब दोनों चल रहा हो तो यहां पर देखिए दोनों केस जो अभी बता रहे थे हम इसी को उसी रिजल्ट के आधार पर लिख देंगे। मान लेते हैं ये सोर्स चल रहा है ऑब्जर्वर की तरफ और ऑब्जर्वर चल रहा है सोर्स की तरफ, ये VO स्पीड चल रहा है VS, तो इसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब देखो इसको अगर हम स्थिर मान लेंगे तो इसके कारण इधर बढ़ना चाहिए, इसको तो ये कितना ऑब्जर्व करेगा, और तब ये भी चल रहा हो तो फिर ये कितना ऑब्जर्व करेगा, मतलब इसको अगर हम स्थिर मान लें तो इसके कारण क्या होगा, VS के कारण क्या होगा, इसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगा और इसके चलने के कारण कितना होगा। तो इसको 2 केस में आप कर सकते हैं, 2 केस से एक में 2 केस करके बताते हैं। मान लो ये स्थिर है
तो ये स्थिर है तो इसको क्या सुनाई पड़ेगा, तो ये इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगर न्यू जीरो है तो इफ ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, अगर ऐसा होगा तो इसको सुनाई पड़ेगा न्यू डैश जो होगा ये होता v बाय v माइनस वी एस इंटू न्यू नोट सुनाई पड़ता है इसको। लेकिन अब ऑब्जर्वर इज मूविंग तो इसको क्या होगा, तो ऑब्जर्वर अगर मूविंग है तो इसको न्यू डबल डैश हो जाएगा, तो ऑब्जर्वर मूविंग है तो ये उसकी तरफ है तो v प्लस वी ओ बाय वी इंटू न्यू डैश हो जाएगा। तो अब न्यू डैश का वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो न्यू डबल डैश का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा v प्लस वी ओ बाय वी इंटू क्या हो गया v बाय v माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट। तो v भी तुम्हारा 20 से कैंसिल हो गया तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आ गया तुम्हारा v प्लस वी ओ बाय v माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट। ये तुम्हारा होगा। दोनों के चलने के कारण अगर दोनों एक दूसरे के तरफ चल रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों कारण बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिक दोनों में सोर्स में देखो ऑब्जर्वर में बढ़ने का मतलब ऊपर प्लस हुआ और सोर्स में बढ़ने का मतलब नीचे क्या हो जाना है, माइनस होना। दोनों कारण क्या होगा तुम्हारा, ये बढ़ गया। तो ये पिक्चर का अब जैसे हम बाकी में जैसे दो पार्ट नहीं करके एक बार में ही आंसर इसको लिख देंगे अगर अगला केस। जैसे दूसरा देखिए सब केस होगा आपका, चलिए इसको मिटा भी देते हैं, दोनों मूविंग इसको लिख लिया होगा। अब जैसे इसी में दूसरा सब केस में डाल देते हैं। जब मान लेते हैं एक जो है सोर्स अगर उसकी ओर जाए लेकिन ऑब्जर्वर उससे दूर भाग रहा है, जब सोर्स किसकी तरफ जा रहा है, चार केस हम लोग का बनेगा। चार केस में देखो चिन्ह खाली प्लस माइनस चेंज होता जाएगा और जाहिर है कि जो अभी मैंने लॉजिक बताया था उसी के आधार पर आप चिन्ह भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये सोर्स जो है तुमको ये इधर की ओर जा रहा है, सोर्स VS से जा रहा है और ऑब्जर्वर जो है तुमको इधर दूर उससे जा रहा है। देखिए ये ऑब्जर्वर दूर जा रहा है। तो अभी जो बताए देखिए आपको याद करने का तरीका अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वर के कारण क्या होगा, घटना चाहिए। ऑब्जर्वर ऊपर होता है तो घटने का मतलब माइनस दीजिए तब घटेगा ये। अब देखिए सोर्स के कारण ये क्या हो रहा है, सोर्स कारण इसका ये तो नजदीक आ रहा है तो इसके कारण क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब नीचे क्या साइन देंगे हम लोग, निगेटिव देंगे तब ना बढ़ेगा ये v माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए इसको पहले क्या कर दिए हम लोग, अगर ऑब्जर्वर ऊपर होगा सोर्स नीचे होगा ये पता है, तो ऑब्जर्वर चूंकि दूर जा रहा है उसके कारण डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ऑब्जर्वर कारण डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसको क्या देना चाहिए, न्यूमरेटर में क्या देना होगा, हमको माइनस देना होगा। और सोर्स के कारण क्या हो रहा है, यहां पे बढ़ रहा है तो इसके लिए इसको बढ़ने के लिए डिनोमिनेटर में क्या देना पड़ेगा, हमको माइनस देना होगा। तो जाहिर समझ में आ गया होगा। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा हो सकता है कि सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स इधर जा रहा है VS से, ये सोर्स है और ऑब्जर्वर जो है तुमको ये इसकी तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर VO से इसकी तरफ आ रहा है। तो अब जैसे देखिए तो पहले तो ऊपर में तो कौन आएगा, हमारा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है। ऑब्जर्वर का कारण बढ़ना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए तो यहां पे क्या दीजिए, चिन्ह प्लस दीजिए। अब सोर्स के कारण सोर्स तो इससे दूर जा रहा है जिसका क्या होगा साइन, यहां पर घटना चाहिए तो घटने का मतलब यहां पे क्या देना होगा, प्लस देना होगा ना। सोर्स में घटने का मतलब है कि क्या देना पड़ेगा, नीचे नीचे जब प्लस कीजिए तब ना क्या होगा आपका, कम होगा। तो जाहिर है कि ये तुम्हारा हो गया। और एक और बचा, जब दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा होगा, दूर जा रहा होगा VS, और ये ऑब्जर्वर भी क्या जा रहा होगा, यहां से दूर जा रहा है, तो दोनों कारण कम होगा, दोनों के कारण कम होगा। पहला कारण कम होने का मतलब यहां माइनस दीजिए, दूसरा कारण कम होने का, सोर्स का कम होने का मतलब यहां प्लस दीजिए। तो आई होप कि ये सारे केस आपको और आराम से याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और लॉजिक भी समझ में आ गया होगा, सारे केस आप डील कर सकते हैं। और दूसरा बात तो ये होता है इस तरह का कि एक क्वेश्चन जब बनाएंगे, जब रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कभी जो एग्जाम्पल ही है तुमको उसी में बता दे रहे हैं। तो हमारा जो है लास्ट एग्जाम्पल है इस बुक का, क्लास 11 का, ये लास्ट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, उसको बता दे रहे हैं। फिर तुमको जो भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन को बनाने में, SC वर्मा से बना रहे हो या एनसीईआरटी से किसी भी क्वेश्चन के लिए, या क्लास 12 के लेक्चर के लिए राइट टू लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम क्लास 12 के भी सारे लेक्चर्स वहाँ से देख सकते हो। और हमसे पर्सनल भी तुमको किसी प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो उससे हमसे बात कर सकते हो, अपना टाइम ले सकते हो। तो ये लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एनसीईआरटी बुक का है तुम्हारा। तो लास्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा दिया हुआ कि एक रॉकेट है जो कि 200 मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जर्वर या क्या क्लिफ है, क्या है, एक टारगेट की ओर जा रहा है। एक रॉकेट जो है एक 200 मीटर पर सेकेंड के हाई स्पीड से एक टारगेट की ओर जा रहा है और रॉकेट जो है तुमको इसी समय 1000 हर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी इमिट करता है। तो टारगेट
को वह फ्रीक्वेंसी कितना ऑब्जर्व, टारगेट कितना ऑब्जर्व करेगा। टारगेट मतलब एक टारगेट इज ऑब्जर्वर, टारगेट कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। जैसे कि इसको मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन को समझ में भी आ जाएगा, क्वेश्चन को बुक में पढ़ भी सकते हो। NCERT एग्जाम्पल 15.7, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड है, एयर में दिया हुआ क्वेश्चन में। एक रॉकेट है जो कि सोर्स का काम कर रहा है, यहां पर वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू रॉकेट जो है तुमको 200 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पर एक टारगेट होगा, टारगेट जिसको बोल रहा है ये तुम्हारा, कि इसी को ऑब्जर्व करना है पहले, ये अभी ऑब्जर्वर का काम करेगा, ये ऑब्जर्वर है, ये टारगेट को ही सुनना है। ये कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, ये टारगेट कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। तो इसमें जो है कौन सा केस हुआ, फर्स्ट केस हुआ, सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर क्या है, स्टेशनरी है। तो हमारा जो केस फर्स्ट का जो केस है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स टारगेट या ऑब्जर्वर, तो जाहिर है कि इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सोर्स की फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या किधर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, प्लस या माइनस इंटू न्यू नॉट। और इसमें क्या होगा, जो कि ऑब्जर्वर के सोर्स क्या जा रहा है, सोर्स का डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, इसके कारण बढ़ना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होने के लिए का मतलब यहां पे साइन क्या देना पड़ेगा, हमें माइनस देना पड़ेगा। तो चलिए साइन भी समझ में आ गया होगा। इसका 330 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 330 माइनस 200 मीटर पर सेकेंड इसका, इंटू 1000 हर्ट्ज इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन 330 बाय 130 इंटू 1000 हर्ट्ज, दैट्स इक्वल टू 2540 हर्ट्ज। तो ये तुम्हारा ये ऑब्जर्व करेगा, ये टारगेट जो है इतना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। अब क्या करता है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि ये जो टारगेट है ये तुमको जाहिर है कि रिफ्लेक्ट करेगा, अपने इस साउंड को रिफ्लेक्ट कर देगा, ये जितना ऑब्जर्व करेगा उसी को रिफ्लेक्ट करेगा, ध्यान रहे। तो अब जो है ये जो रॉकेट है जो कि सोर्स है, इस फ्रीक्वेंसी का कितना ऑब्जर्व, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई पड़ेगी। तो देखो जैसे केस अब क्या हो गया, अब ये जो रॉकेट हो गया तुम्हारा, ये जो रॉकेट जो तुम्हारा था, ये रॉकेट को अब सुनना है, ध्यान रहे, रॉकेट कितना इधर जो इको आएगा टारगेट से, ये टारगेट से जो इको आएगा उसको ये सुनना है इसको, और ये स्थिर ही है, लेकिन ये जो सुनने वाला है ये अब ऑब्जर्वर का काम करेगा। ये देखो ये अब कह रहा है ये कितना सुनेगा, तो ये सुनेगा का मतलब ये सोर्स नहीं है, ये क्या हो गया, अब ऑब्जर्वर हो गया। रॉकेट क्या हो गया यहां पर, ये सेकेंड केस में, और इको ये जो आ रहा है ये सोर्स हो गया, जो इको है ये क्या हो गया यहां पर सोर्स। तो सोर्स इज स्टेशनरी, सोर्स क्या है अब की बार, स्टेशनरी है, और ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स, ऐसा केस है आपकी। और जितना फ्रीक्वेंसी ये रिसीव करेगा 2540 का, उतना ही फ्रीक्वेंसी इसमें क्या कर देगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तो दूसरा केस में जो हमारा क्या हुआ कि जब सोर्स क्या हो गया हमारा स्टेशनरी है लेकिन ऑब्जर्वर मूविंग है, तो ऑब्जर्वर तो ऊपर लेते हैं इसका वेलोसिटी कभी भी, और ये जो फ्रीक्वेंसी हो गया इसका, जाहिर है कि इसका फ्रीक्वेंसी 2540 हर्ट्ज है, इसे रिफ्लेक्ट उतना ही करेगा। तो ये तुम्हारा अब चिन्ह यहां पे क्या देना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी यहां पे बढ़ना चाहिए घटना चाहिए। ऑब्जर्वर तो आ रहा है सोर्स की तरफ, सोर्स स्थिर है बट ऑब्जर्वर कितना स्पीड से आ रहा है, और जो भी स्पीड से इधर की ओर आता है, जहां क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अब यही रॉकेट क्या बन गया, ऑब्जर्वर बन गया। तो जाहिर है कि ये 330 प्लस क्या होगा तुम्हारा 200 बाय क्या होगा तुम्हारा 330 इंटू 2540 हर्ट्ज, दैट्स इक्वल टू 530 बाय 330 इंटू 2540 हर्ट्ज, दैट्स इक्वल टू 4080 हर्ट्ज। ये तुम्हारा इतना फ्रीक्वेंसी का वो सुनेगा। तो मैं इसमें क्या सीखा कि जितना फ्रीक्वेंसी कोई चीज ऑब्जर्व करता है उतना ही ओरिजिनल के बराबर रिफ्लेक्ट नहीं करता, जितना वो ऑब्जर्व करता है उतना रिफ्लेक्ट करता है, ये ध्यान रहे। और रिफ्लेक्ट किया उसके बाद ये कितना सुनेगा, तो ये अब ऑब्जर्वर हो गया, ये सोर्स हो गया। तो ये सिचुएशन समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत से सिचुएशन तुमको ऐसे बुक में तुमको दिए हुए हैं, काफी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, काफी बेहतर क्वेश्चंस हैं। आई होप कि तुम उसको बनाओगे, और जहां दिक्कत है तुम कभी भी हमसे संपर्क करोगे ऐप के माध्यम से। क्लास 12 के लेक्चर के लिए भी तुम इसमें संपर्क कर सकते हो हमारे ऐप को। तुम जितनी पढ़ाई है सब उसमें जो क्वेश्चंस हैं सारे मिल जाएंगे लेक्चर। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।